एक रिक्शा वाला एक बहुत बड़े बंगले के सामने अपना रिक्शा रुकता है और उसके बाद टाइम देखने लगता है। टाइम देखने के बाद उसे महसूस होता है कि वो शायद 10 मिनट पहले आ गया है। तो वह रिक्शे से उतरकर इधर उधर टहलने लगता है और उस बंगले के गार्डन को बाहर से ही देखने लगता है। गार्डन के अंदर कुछ सब्जियों के पौधे थे, साथ में कुछ फूलों के पौधे थे, लेकिन वो सभी काफी ज्यादा कमजोर हो रहे थे। इतनी देर में वहां पर वह लड़की आ जाती है, जिस लड़की के लिए वो यहाँ पर आकर खड़ा हुआ था। और जैसे ही वो लड़की उसके रिक्शे में बैठती है तो वह कहने लगता है कि मैडम, आपको ना गार्डन के अंदर फलाने नाम का केमिकल डालना चाहिए। अब इस बात को सुनकर वह लड़की पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसकी तरफ एकटक देखती ही रहती है। कहती है कि आपको कैसे पता कि इसके अंदर ये केमिकल डलेगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि वो ऐसा है ना, हम लोग गांव में खेती जिम्मेदारी किया करते थे, तो इसी वजह से मुझे पता है कि पौधों को जब ऐसा रंग आ जाता है तो उसके बाद क्या चीज़ डला करती है। यह बात सुनकर वह पूरी तरह से हैरान होती है और उसके बाद जब वो पूछती है कि सच में तुम खेती किसानी किया करते थे और यहाँ पर रिक्शा क्यों चला रहे हो, तो पूरी कहानी को सुनने के बाद कुछ ऐसा होता है कि वह लड़की उसके साथ उसके गाँव चली जाती है। कौन था वह रिक्शा वाला लड़का, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चंडीगढ़ के अंदर एक श्वेता नाम की बेहद ही खूबसूरत और जवान लड़की होती है, जिस लड़की ने डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली है और पढ़ाई करने के बाद वह अपने घर से 1 किलोमीटर दूर के ही एक हॉस्पिटल में डॉक्टर का काम किया करती है। और यहाँ पर वह ज़्यादा दिखावा किसी भी चीज़ का नहीं करती है, क्योंकि उसके पास अच्छा खासा रुपया पैसा है, लेकिन फिर भी वह अपने घर से निकलकर बाहर खड़ी हो जाया करती और जो भी कोई रिक्शा उसे दिखाई दिया करता उसको हाथ देकर उसमें बैठकर वहाँ से अपने हॉस्पिटल तक चली जाया करती। इसी तरह से चल रहा था। पिछले 3 साल से लगातार वो ऐसा ही कर रही थी, लेकिन तभी एक दिन अचानक से सुबह सुबह एक जवान और खूबसूरत लड़का अपना रिक्शा लेकर आता है और उसे उसके सामने आकर रोक देता है। श्वेता हर रोज की तरह उस रिक्शे में चढ़ जाती है, लेकिन इस लड़के को देखने के बाद उसे बड़ा ही अजीब फील होता है। वह सोचने लगती है कि इसके पहनावे को देखकर लग तो नहीं रहा कि यह एक रिक्शा चलाया करता होगा, लेकिन फिर भी खैर छोड़ो, मुझे इससे क्या बात है। ऐसा सोचकर वह बार बार इस बात को इग्नोर करती है, लेकिन बार बार उसकी तरफ ही उसकी निगाह चली जाती है और वह उसके बारे में ही सोचती रहती है। धीरे धीरे हॉस्पिटल आ जाता है और हॉस्पिटल पर उतरने के बाद यहाँ पर जो श्वेता होती है वह हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है उसे किराया देने के बाद, और दिन भर अपने काम में लगी रहती है। लेकिन दिन के समय में बार बार उस रिक्शे वाले का ख्याल उसके दिमाग में आता है, क्योंकि काफी दिनों से उसने रिक्शा चलाने वाले देखे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा रिक्शा चलाने वाला उसने नहीं देखा है जो इतना खूबसूरत हो और साथ में इतनी अच्छी तरह से उसने कपड़े पहन रखे हों। इसके बाद यहाँ पर जो श्वेता है वह रात को वापस अपने घर आ जाती है और दूसरे दिन की सुबह फिर से वहीं पर खड़ी हो जाती है। लेकिन दूसरे दिन भी इस बात को या तो आप इत्तेफाक कह सकते हो या फिर वो लड़का जानबूझकर यहाँ पर आया था। तो उसके बाद यहाँ पर वही लड़का आ जाता है और श्वेता फिर से उसे हाथ दे देती है और उस रिक्शे में बैठकर चलने लगती है। यहाँ पर फिर से वह लड़का उसे रिक्शे में बैठाकर वहां पर पहुंचा देता है और आज भी फिर से दिन भर वो काम करती है, बार बार उसके बारे में सोचती है और फिर इसी तरह से एक और दिन बीत जाता है। अगले दिन यहाँ पर जो श्वेता होती है जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो उस समय वही लड़का जो कि 2 दिन से उसे रिक्शे पर ले जा रहा है वो फिर से अपना रिक्शा लेकर वहीं पर खड़ा था और जैसे श्वेता आती है तो उसे बैठने का इशारा कर देता है। श्वेता भी आराम से जाकर उसमें बैठ जाती है और तभी कहने लगती है कि तुम रोज रोज यहाँ पर आ जाया करते हो, क्या चक्कर है, कोई और रिक्शा वाला तो इतनी जल्दी नहीं आया करता है। तो वो कहने लगता है कि वो मैडम, दरअसल बात ऐसी है, यहाँ पर जिस दिन मैंने आपको पहले दिन बिठाया था अपने रिक्शे में उस दिन मेरी बढ़िया कमाई हुई थी, तो इसी वजह से मैं दूसरे दिन भी आया और दूसरे दिन भी मेरी बढ़िया कमाई होती है, तो आप मेरे लिए काफी ज्यादा लकी हो, तो इसी वजह से मैं आपको अपने रिक्शे में बिठा लिया करता हूं। इस बात को सुनकर श्वेता हंसने लगती है और कहती है कि ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वो कहता है कि अब इसको आप इत्तेफाक समझो या फिर मेरा लक समझो, मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है। इसके बाद श्वेता उसके साथ बैठी रहती है और धीरे धीरे दोनों में थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं और वो लोग थोड़ी देर में उस हॉस्पिटल पर पहुंच जाते हैं। तो उतरते वक्त जो श्वेता होती है वो कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम रोज के रोज वहीं पर आ जाया करो, क्योंकि मुझे तो रोज के रोज आना होता है और अगर इससे तुम्हारा फायदा हो रहा है तो मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो लड़का होता है जिसका नाम अमन होता है वो कहता है कि ठीक है मैडम, अगर ऐसी बात है तो मैं रोज के रोज वहीं पर आ जाऊंगा। इसके बाद ये सिलसिला इसी तरह का चलने लगता है। लेकिन जब श्वेता और अमन एक साथ उस रिक्शे में सफर करते हैं रोज सुबह का और कभी कभी तो शाम के लिए भी वह अमन वहीं पर आ जाया करता, क्योंकि उसे पता था कि किस टाइम बाहर निकलेंगी। तो उसके बाद दोनों के अंदर एक अनकहा सा प्यार जागने लगता है और दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन महसूस करने लगते हैं। लेकिन कोई भी किसी से नहीं कह पाता है, क्योंकि श्वेता पर जब ये प्यार हावी हुआ करता है तो वह सोचा करती है कि यार मैं तो एक डॉक्टर हूं और ये एक रिक्शा चलाने वाला, लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। इधर यहाँ पर जो अमन होता है
है वह जब श्वेता को देखता है तो सोचने लगता है कि यार मैं तो रिक्शा चलाया करता हूँ, ये एक डॉक्टर है तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और कुछ भी ऐसा नहीं कहना है। लेकिन वो एक दोस्त की तरह एक दूसरे से बातचीत किया करते थे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। तभी एक दिन अचानक से यहाँ पर जो अमन होता है वह 10 मिनट पहले उस घर पर आ जाता है जिस घर से श्वेता को वो ले जाया करता है। और वहां पर आने के बाद वह बंगले के अंदर ताका झांकी करने लगता है। तभी उसे बंगले के अंदर एक गार्डन दिखाई देता है और उस गार्डन में कुछ पेड़ लगे हुए थे, कुछ सब्जियों के थे तो कुछ फुलवाड़ी थी। लेकिन यहाँ पर जैसे अमन उन पेड़ों को देखता है तो देखने के बाद समझ जाता है कि इन पेड़ों के अंदर कुछ न कुछ दिक्कत है, क्योंकि उनका कलर ही ये बात बता रहा था। तो उसके बाद वह श्वेता के आने का वेट करता है और जैसे ही श्वेता आकर उसके रिक्शे में बैठती है तो वो कहने लगता है कि मैडम देखो, आपके गार्डन में जो पौधे लगे हुए हैं इन पौधों के अंदर एक फलाना केमिकल आएगा, उसको इसके अंदर डाल देना और उससे ये अच्छी तरह से खिलखिला जाएंगे और आपकी सब्जियां भी लगने लगेंगी। अब ये बात सुनकर श्वेता पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि अब तक कई बार वह उसके बारे में यही सोच चुकी है कि यह इस तरह का लगता तो नहीं है जिस तरह से काम किया करता है। लेकिन खैर छोड़ो, मुझे क्या मतलब है इस बात से। अब जब उसने ये बात कह दी है तो वह उसे पूछने लगती है कि क्यों, तुम ऐसा क्यों कह सकते हो और तुम्हें कैसे पता कि इन पेड़ों के अंदर इस केमिकल की कमी है। तो यहाँ पर जो अमन होता है वह मुस्कुराने लगता है, कहता है कि मैडम मुझे ना इस बात का एक्सपीरियंस है। तो वो कहती है कि कैसा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर अमन जो है वो बताता है कि मैं गाँव में खेती बाड़ी किया करता था और हमारे पास बहुत सारी जमीन है, लेकिन अचानक से मेरे पिताजी बीमार हो गए और उनकी बीमारी के चलते मुझे कर्जा लेना पड़ा और उस कर्जे की वजह से जो हमारी गांव की पुश्तैनी जमीन थी उसको हमने गिरवी रख दिया है। अब जब तक हम उनका कर्जा नहीं चुकाएंगे तब तक हम उस पर खेती बाड़ी नहीं कर सकते और इसी वजह से मैं यहाँ पर काम किया करता हूँ और मेरे पिताजी गांव में काम किया करते हैं। जब हमारे पास उतने पैसे हो जाएंगे तो उसके बाद मैं ये काम छोड़ दूंगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर श्वेता को विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी उससे कहने लगती है कि अच्छा तो तुम ये बताओ कि तुम पढ़े लिखे कितने हो। तो यहाँ पर अमन बताता है कि उसने बैचलर डिग्री तो कर रखी है, लेकिन जब वो मास्टर डिग्री कर रहा था तो तभी अचानक से उसके पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है और इसके बाद उसकी पढ़ाई लिखाई ऐसे ही रह जाती है। अब जब श्वेता ये सुनती है तो ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। तो वो कहने लगती है कि अगर तुम इतने पढ़े लिखे हो तो तुमने कोई और काम क्यों नहीं स्टार्ट किया, यही काम क्यों अच्छा लगा तुम्हें। तो यहाँ पर जो अमन होता है वह मुस्कुराता है, कहता है कि मैडम और काम भी किया था, मैं बच्चों को कोचिंग दिया करता था, लेकिन वहां पर जब मैं बच्चों को कोचिंग देता हूं तो उसमें कुछ खास पैसे की आमदनी नहीं होती है और इसी वजह से मेरे कोचिंग का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो जाता है। और तभी मेरा एक चाचा था जो कि दिल्ली में रिक्शा चलाया करता था, वह कहता है कि रिक्शा चलाने में काफी अच्छे खासे पैसे मिला करते हैं और उसके बाद मैं भी यही सोचता हूं, लेकिन फिर सोचने लगता हूं कि गांव में हमारी इज्जत है और गांव में अगर लोगों को पता चलेगा कि मैं रिक्शा चलाया करता हूं तो बहुत ही गलत होगा। इसी वजह से मैं चंडीगढ़ आ जाता हूं और चंडीगढ़ आकर रिक्शा चलाने लगता हूं, क्योंकि यहां पर ना तो मुझे कोई जानने पहचानने वाला है और यहां पर मैं खुलकर काम कर सकता हूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाई लिखाई के नाम पर अगर मैं कोई काम ढूंढूं तो बहुत ही कम सैलरी मुझे मिलेगी, तो इसी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो श्वेता होती है वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसकी तरफ देखती ही रहती है। कहती है कि तुम सच तो बोल रहे हो ना। तो यहां पर जो अमन होता है वो कहता है कि मैडम मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, आप कहां मेरी जमीन को छीनने के लिए जा रही हो या फिर आप कौन सा मेरी जमीन का बंटवारा कर रही हो। इस बात को कहकर यहां पर अमन रिक्शा चलाता है और तभी यहां पर उसका हॉस्पिटल आ जाता है। अब जैसे श्वेता का हॉस्पिटल आता है तो उसके बाद श्वेता उतरती है और उतरने के बाद अपने हॉस्पिटल के अंदर जाती हुई कहने लगती है कि शाम को भी टाइम से ही आ जाना और मैं तुम्हारे साथ ही बैठकर जाऊंगी। इसके बाद यहाँ पर जो श्वेता होती है शाम के समय जब हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो उतनी देर में वहां पर जो अमन होता वह भी रिक्शा लेकर आ गया था और श्वेता उस रिक्शे में बैठकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर का सफर तय होता है, लेकिन आज जो श्वेता है वह केवल अमन की तरफ देखती ही जा रही है और उससे कुछ भी नहीं कहती है। यहाँ पर वह अपने घर पहुंच जाती है और घर पहुंचने के बाद वह रिक्शे से उतर जाती है और उतरने के बाद घर के अंदर चली जाती है। अमन जो होता है वह भी अपने काम पर चला जाता है और इसके बाद अगले दिन यहाँ पर जो श्वेता है वह अपने पास से एक लेटर लिखती है और लेटर लिखकर अमन के आने का वेट करती है। लेकिन पूरे दिन भर इंतजार करने के बाद जो अमन होता है वह वहां पर नहीं आता है और जब अमन यहाँ पर नहीं आता है तो उसके बाद जो श्वेता होती है किसी और रिक्शे में बैठती है और चुपचाप वहां से चली जाती है और अमन के बारे में मन ही मन चिंता करने लगती है कि ये कहाँ रह गया और क्यों नहीं आया है। इसके बाद ये दिन भी कंप्लीट हो जाता है और अगले दिन जब वह बाहर खड़ी होती है तो तभी अमन वहां पर आ जाता है, लेकिन आज अमन के चेहरे पर चोट के निशान थे।
इसके बाद यहाँ पर जो अमन है जब वो आ जाता है रिक्शा लेकर, तो जो श्वेता होती है वह उस रिक्शे में बैठ जाती है और बैठने के बाद पूछने लगती है कि तुम कल क्यों नहीं आए थे। तो अमन उसे बता देता है कि मैडम, जब आपको छोड़ने के बाद मैं घर जा रहा था तो उसी दौरान एक गाड़ी वाले से मेरा रिक्शा टच हो गया और उसके बाद उसने गाड़ी रोककर बुरी तरह से मुझे पीटा, जबकि गलती मेरी भी नहीं थी और मैं तो चुपचाप ही रह गया क्योंकि वो बड़ा आदमी था। इसी वजह से मैं कल नहीं आ पाया था, इसके लिए मुझे माफ कर देना। अब इस बात को सुनकर श्वेता कहने लगती है कि जब ये काम ऐसा है तो तुम इस काम को क्यों करते हो, छोड़ दो ना ये काम, कोई और काम देख लो, जो तुम पढ़े लिखे हो तो कोई ना कोई काम तो तुम्हें मिल जाएगा। तो यहाँ पर अमन कहता है कि और क्या काम मिलेगा मैडम, मुझे और कोई काम कौन देगा यहाँ पर काम, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे कोई जाना पहचाना भी नहीं करता है। तो जो श्वेता होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हॉस्पिटल में बात करती हूँ और तुम्हें हॉस्पिटल के अंदर काम करना होगा। इसके बाद यहाँ पर अमन हॉस्पिटल में काम करने लगता है श्वेता के अप्रोच से और वहाँ पर उसे नौकरी भी मिल जाती है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था तो उसे ऐसी पढ़ाई लिखाई की नौकरी मिल गई थी। वहाँ पर वह काम करता है और काम के साथ साथ यहाँ पर श्वेता और अमन की नज़दीकियाँ और भी ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। और अब तो यहाँ पर जो अमन है वह रिक्शे का काम भी नहीं किया करता है, जिस हॉस्पिटल में श्वेता डॉक्टर थी उसी हॉस्पिटल में वह भी काम किया करता है। धीरे धीरे कुछ समय बीता है, लेकिन कुछ समय बाद अचानक से अमन के ऊपर इस हॉस्पिटल के अंदर से चोरी का इल्जाम लग जाता है और इस वजह से यहाँ पर जो हॉस्पिटल वाले होते हैं उसे निकालने के लिए बोलने लगते हैं। अब जब ये सब कुछ श्वेता देखती है तो उसके बाद वह इस बात के बारे में तहकीकात करने लगती है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों से वो बात करती है वो सभी लोग ये कहते हैं कि अमन ने ही चोरी की है। अब जो श्वेता अब तक मन ही मन अमन से प्यार किया करती थी, उसे एकदम से अमन से नफरत सी होने लगती है, क्योंकि अमन तो चोर निकला जिसे वो इस हॉस्पिटल में काम दिलाने के लिए लाई थी। उसके बाद यहाँ पर जो श्वेता है वो अमन के पास जाती है और उसे धक्के देकर वहां से निकलने के लिए कह देती है। कहती है कि मैंने तुम पर विश्वास किया था, लेकिन तुम तो चोर ही निकले, अब बताओ मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। ऐसा कहकर वह उसे जाने के लिए कह देती है। तो जो अमन होता है वह अपनी सफाई में कुछ नहीं कहता है, केवल उसकी आंखों में आंसू होते हैं और आंसू लेकर वह वहां से बाहर निकल जाता है। श्वेता सोचने लगती है कि शायद इसने जो जमीन वाली बात बताई है वो भी झूठी है और ये तो एक नंबर का मक्कार व्यक्ति है। ऐसा सोचकर यहाँ पर जो श्वेता है वो धीरे धीरे अमन से नफरत करने लगती है। लेकिन जैसे अमन को यहाँ से निकले हुए लगभग 10 से 15 दिन बीतते हैं, तो 10-15 दिन बाद उसे एक बात पता चलती है, जिस बात को सुनकर वह पूरी तरह से परेशान हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर इस हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर काम किया करता है जिसका नाम आर्यन होता है और आर्यन मन ही मन श्वेता को पसंद किया करता है। उसे भी पता चल जाता है कि श्वेता अमन से मन ही मन प्यार किया करती है और इसी वजह से आर्यन ने यह झूठा इल्जाम लगवाया था अमन के ऊपर और उसे यहां से निकलवा दिया है। अब इस बात को पता चलने के बाद यहाँ पर जो श्वेता होती है वह एकदम से आर्यन के कैबिन में जाती है और उसे खूब खरी खोटी सुनाने लगती है। कहती है कि तुझे जरा भी शर्म नहीं आई इस तरह से गरीब व्यक्ति के ऊपर इल्जाम लगवाने पर, और इस बात के बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया है। पहले तो आर्यन इस बात के लिए मना करता है, लेकिन तभी श्वेता जिस कंपाउंडर से उसे पता चला था, जिस कंपाउंडर ने इस बात की गवाही दी थी कि मैंने इससे चोरी करते हुए देखा है, वो उसे उसके सामने खड़ा कर देती है और कहती है कि देखो, अगर तुमने झूठ बोला ना तो उसके बाद देख लेना, मैं तुम सभी के खिलाफ केस कर दूंगी और उस चीज की पूरी तहकीकात हो जाएगी। तो यहाँ पर कंपाउंडर डर जाता है और डॉक्टर के मुंह पर ही उसकी पूरी पोल खोल देता है। अब जब डॉक्टर के सामने ये सब कुछ हो गया था तो वह श्वेता से माफी भी मांगना चाहता है, लेकिन श्वेता उसे साफ साफ बोल देती है कि देखो, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है और अपनी जिंदगी में तुम व्यस्त रहो और मैं अपनी जिंदगी में व्यस्त हूँ। यहाँ पर ऐसा कहकर वह उसे धमका देती है और हॉस्पिटल से घर की तरफ आने लगती है। लेकिन रास्ते में उसे बहुत ज्यादा गिलानी होती है इस बात की कि मैंने एक सीधे साधे लड़के के ऊपर शक किया और उसे धमका कर यहाँ से भेज दिया, जबकि उसकी आंखों के आंसू ये गवाही दे रहे थे कि वह चोर नहीं है। मैं उनके आंखों के आंसू को भी नहीं देख पाई और ये तो बहुत ही गलत है। अब इसके बाद श्वेता कैसे भी करके अमन से माफी मांगना चाहती है और इसीलिए अगले दिन की वो छुट्टी करती है और छुट्टी करने के बाद इधर उधर जहां पर रिक्शा वाले इधर उधर घूमा करते हैं उन जगहों पर जाने लगती है। एक रिक्शे में बैठकर वह इधर उधर घूम रही थी और घूमते घूमते जब उसे दोपहर हो जाता है तो दोपहर के समय में वो एक रिक्शा स्टैंड पर उसे अमन मिल जाता है और वहां पर जाने के बाद वह रिक्शा वाले से रिक्शा रोकने के लिए कहती है और अमन को अपने पास बुलाने लगती है। लेकिन जो अमन होता है वह मना करने लगता है और उससे हाथ जोड़ने लगता है, कहता है कि मैडम माफ कर दो। लेकिन तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वह उसकी तरफ चली जाती है और जाकर कहने लगती है कि माफ तो तुम मुझे कर दो और मैं तुमसे माफी मांगने के लिए यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि मुझे सच्चाई के बारे में पता चल गया है। लेकिन मेरी एक शिकायत है तुमसे, अगर तुम सही थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो यहाँ पर जो अमन होता है वो कहने लगता है कि मैडम कैसे बताता, जब आपने बिना मुझसे पूछे ही मुझे चोर घोषित कर दिया तो उसके बाद मैं आपको बता भी कैसे सकता था।
हाँ, ये बात सही है कि फिलहाल मेरा समय खराब है, मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं चोर बिल्कुल भी नहीं हूँ। हम लोग घर से काफी अच्छे घर से बिलोंग किया करते हैं, लेकिन समय होता है ना, समय हमारा खराब चला हुआ है। और आप चिंता मत करो, अब मैं शायद आपको कभी भी नहीं दिखूंगा, क्योंकि मैंने गाँव में बात कर ली है और कुछ ही दिनों में पिताजी जमीन को जिस रेट में बिकेगी उस रेट में बेच देंगे और वो पूरा कर्जा पड़ जाएगा। उसके बाद इन पैसों से मैं अपनी पढ़ाई आगे करूंगा और कहीं ना कहीं नौकरी लग जाऊंगा और आज के बाद मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ऐसा कहते हुए यहाँ पर अमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जब अमन की आंखों में आंसू आते हैं तो इधर जो श्वेता होती है वह भी फूट फूट कर रोने लगती है। आसपास जो रिक्शा वाले होते हैं वह बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि उनमें से एक दो ये भी हैं जिन्हें पता है कि ये डॉक्टर है और ये हॉस्पिटल में काम किया करती है। उसके बाद यहाँ पर जो अमन होता है जब श्वेता की आंखों में आंसू देखता है तो उन्हें चुप करने लगता है, कहता है कि मैडम आप क्यों रो रही हो। तो यहाँ पर जो श्वेता होती है एकदम से अमन से कहने लगती है कि मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार कर चुकी थी और उसके बाद भी मैं आप पर विश्वास नहीं कर पाई, तो ये मेरी गलती है ना, अपनी गलती की वजह से मैं फूट फूट कर रो रही हूँ। अब जैसे ही अमन इस बात को सुनता है तो कहने लगता है कि मैडम आप ये कह क्या रही हो, आप होश में तो हो ना, आप एक डॉक्टर हो और मैं रिक्शा वाला हूँ, तो आप भला मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो। तभी यहाँ पर जो श्वेता है वो कहती है कि नहीं, सच में ही मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूं, क्योंकि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो और तुम्हारी बातों में सच में ही सच्चाई है। मैं उस टाइम पर भी तुमसे प्यार किया करती थी और जिस दिन तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा था उसी दिन शाम को मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करने वाली थी और इसीलिए मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में नौकरी दिलाई थी ताकि कोई ये ना कह सके कि रिक्शा चलाने वाले से प्यार कर बैठी और उससे शादी कर ली। लेकिन उस टाइम पर वो सब कुछ हो गया और अब जब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत हूं तो उसके बाद मैं अपने प्यार का इजहार कर रही हूं, क्योंकि फिर से कोई गड़बड़ हो गई तो मैं अब ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अमन होता है वह थोड़ी देर तक सोचने लगता है, लेकिन तभी श्वेता कहती है कि अमन सोचने वाली बात नहीं है, बस तुम हाँ करो और अगर तुम हाँ करते हो तो अभी के अभी हम लोग मंदिर में जाते हैं और एक दूसरे से शादी करेंगे। इस बात को सुनकर यहाँ पर अमन जो पिछले कई दिनों से उसे देख रहा था और उनका स्वभाव काफी ज्यादा अच्छा था, वह भी इस बात के लिए हामी भर देता है और उसके बाद श्वेता और अमन अभी के अभी एक मंदिर में जाते हैं। कुछ रिक्शा वाले भी साथ में होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद यहाँ पर जो श्वेता होती है वह अमन से कहती है कि देखो आज के बाद तुम्हें रिक्शा नहीं चलाना है, मेरे पास पैसे हैं, तुम आराम से उस घर के अंदर रहो और कुछ दिनों में हम कोर्ट मैरिज भी कर लेंगे और फिर मैं अपने घर वालों को बता दूंगी और तुम अपने घर वालों से कह दो कि जमीन को बेचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अच्छा खासा कमाया करती हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अमन होता है वह कहता है कि ठीक है, जैसे तुम कह रही हो वैसे मैं कर दूंगा। और यहाँ पर श्वेता और अमन काफी देर तक अच्छा समय बिताते हैं और उसके बाद श्वेता अपने घर चली जाती है। श्वेता अपने घर चली गई थी और घर जाने के बाद जब वह अपने माता पिता को यह बात बताती है कि मैंने ऐसे ऐसे एक लड़के से शादी कर ली है और उसके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहती हूँ, उसे कुछ पैसों की जरूरत है, आप लोग कुछ सहारा दे दो, तो उसके बाद घर वाले एकदम से नाराज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता और तुम उस लड़के से शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर श्वेता नहीं मानती है क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी और वो कहती है देखो चूज तो मैंने उस लड़के को कर लिया है और उसी के साथ मैं शादी करने वाली हूँ, आप चाहे सहारा दो या ना दो लेकिन मैं शादी उसी से करूंगी क्योंकि वो काफी अच्छा लड़का है और उसके बराबर का लड़का ईमानदार मुझे नहीं मिल सकता। इस बात को सुनकर यहाँ पर घर वाले मना करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम उससे शादी करना चाहती हो तो हमारी आंखों के सामने कभी भी मत आना, क्योंकि कानून की वजह से हम तुम्हें रोक तो नहीं सकते लेकिन तुम्हें ठुकरा तो सकते हैं। ऐसा कहकर माता पिता उसे घर से जाने के लिए कह देते हैं तो श्वेता भी एक पल भी नहीं सोचती है और उसके बाद अपने घर को छोड़कर सीधा अमन के पास अमन के किराए के कमरे में आ जाती है। अमन जो कि अपने दोस्तों के साथ रहा करता था और जैसे ही यहाँ पर श्वेता आती है तो उसके सारे के सारे दोस्त उसे छोड़कर अलग अलग हो जाते हैं और उस कमरे को केवल उसी के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर दोनों एक ही कमरे के अंदर काफी अच्छा समय बिताते हैं और दूसरे दिन कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जब कोर्ट मैरिज हो जाती है और श्वेता अमन की पत्नी बन जाती है तो उसके बाद अमन कहने लगता है कि नहीं श्वेता, ऐसे काम नहीं चलेगा, इस तरह से कब तक जिंदगी को जिएंगे। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम लोग चलते हैं बिहार और वहां पर जाकर मैं अपनी कुछ जमीन को बेच दूंगा और वहीं पर कोई काम देखेंगे, क्योंकि इस तरह से मैं तुम्हें ऐसे छोटे से घर में रहते हुए नहीं देख सकता क्योंकि तुम राजकुमारी हो। श्वेता मना भी करती है, कहती है चिंता मत करो, मैं नौकरी लगी हुई हूँ, मेरा पैसा आएगा, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अमन मना कर देता है और कहता है कि नहीं, इस तरह की जिंदगी तुम नहीं जियोगी। उसके बाद श्वेता भी उसकी बात मान जाती है तो अमन उसे यहाँ से अपने साथ बिहार ले जाता है और वहां पर जाने के बाद जो श्वेता होती है वह जब गांव के अंदर पहुंचती है तो गांव में इस बात का हल्ला हो जाता है कि लड़का वहां पर गया था, वहां पर रिक्शा चलाने लगा था और वहां से डॉक्टर को बहू बनाकर लेकर आया है। तो सभी लोग उसे देखने के लिए आते हैं। अमन जो होता है अपनी उस जमीन को जिसको बेचने की बात कर रही थी उसको बेच देता है और बेचने के बाद श्वेता के लिए एक खुद का हॉस्पिटल बनवाता है।
उस हॉस्पिटल के अंदर श्वेता वहां पर इलाज करने लगती है और वो हॉस्पिटल काफी अच्छा खासा चलने लगता है। दूर दूर से लोग वहां पर ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं और ऊपर से जो अमन होता है उसी हॉस्पिटल के अंदर काम किया करता है, उसी की देखरेख किया करता है। यहाँ पर श्वेता और अमन अच्छी तरह से उस हॉस्पिटल को चलाते हैं और अमन के माता पिता बड़े ही खुश होते हैं। जब कुछ दिनों में वो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं और अमन भी अच्छी तरह से सेटल हो जाता है। उसने घर भी अच्छा बना लिया था और इधर उधर शहरों में भी छोटी मोटी जगह खरीद करके ली थी। तो उसके बाद यहाँ पर श्वेता और अमन दोनों के दोनों एक बड़ी कार में बैठकर सीधा श्वेता के घर आते हैं और जब माता पिता श्वेता और अमन को इस हालत में देखते हैं तो देखने के बाद हैरान हो जाते हैं। तभी यहाँ पर जो अमन होता है वह उनके सामने जाता है और वहां पर हाथ जोड़कर उनसे कहने लगता है, देखो अंकल जी, ये कुछ भी अगर गलती हुई है तो मुझसे हुई है, आप लोग चाहो तो मुझे इसकी सजा दे सकते हो, लेकिन श्वेता से इस तरह नाराज मत रहो। क्योंकि उसी दिन से जिस दिन श्वेता अपने माता पिता को छोड़कर गई है काफी ज्यादा उदास रहा करती है और जब भी माता पिता की कोई ऐसी बात उसको याद आ जाया करती तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। इन सभी बातों को सुनने के बाद यहाँ पर जो श्वेता के माता पिता होते हैं वह लोग भी उसे माफ कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि श्वेता और अमन दोनों अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।